एग्जाम प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या फिर सीटीईटी, यूपी टेट जैसे टीचिंग एग्जाम्स, सीधे सीधे सवाल बनते हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि आपके ज्ञान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि तारे बनते कहाँ हैं। तो इसका जवाब है स्टेलर नर्सरी या नेबुला में। हाँ, इसे आप तारों की जन्मभूमि समझ सकते हैं। ये धूल और गैस के बहुत बड़े विशाल बादल होते हैं। और यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बल काम करता है वो है गुरुत्वाकर्षण। यही गुरुत्वाकर्षण बल इन धूल और गैस के कणों को एक दूसरे की ओर खींचता है। अच्छा। जिससे ये बादल धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं और एक घने गैसीय गोले का रूप ले लेते हैं। अच्छा। इसी पहली अवस्था को आदि तारा या प्रोटोस्टार कहते हैं। तो मतलब ये अभी तक पूरा तारा नहीं बना है, एक तरह से शुरुआती स्टेज है। बिल्कुल, ध्यान दीजिए, यह अभी तक पूरी तरह से तारा नहीं बना है। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जब ये आदि तारा का केंद्र बहुत ज्यादा गर्म और घना हो जाता है तो वहाँ एक जादुई प्रक्रिया शुरू होती है। हाँ, जिसे नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। बिल्कुल, सरल भाषा में कहें तो हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगते हैं। और इसी प्रक्रिया में असीमित ऊर्जा और प्रकाश पैदा होता है। यही तो वो वजह है जिससे तारा चमकता है। अच्छा। जिस तारे में ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसे हम पूर्ण तारा या मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। हमारा सूर्य भी एक पूर्ण तारा है और वो इसी प्रक्रिया से हमें ऊर्जा दे रहा है। जी, ये आपके एग्जाम के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कीवर्ड है, नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो जैसे हम सब बूढ़े होते हैं वैसे ही तारे भी बूढ़े होते हैं। तो जब तारे के केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन का ज्यादातर हिस्सा हीलियम में बदल जाता है तो फिर क्या होता है? तब तारा अपनी अगली अवस्था में पहुंचता है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि अब हीलियम भी भारी तत्वों में जैसे कि आयरन तक बदलना शुरू हो जाता है। ओके। इस प्रक्रिया में तारा बाहर की तरफ फैलने लगता है और बहुत बड़ा हो जाता है। और फैलने की वजह से उसकी बाहरी सतह ठंडी हो जाती होगी। सही, और उसका रंग लाल दिखने लगता है। इसी अवस्था को लाल दानव तारा यानी कि रेड जायंट कहते हैं। और अब हम उस पड़ाव पर आते हैं जहां से अक्सर सवाल पूछा जाता है, तारे का अंत कैसे होता है? हाँ, इसका जवाब हमारे भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने दिया था, जिन्हें इसके लिए 1983 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि तारे का अंत उसके द्रव्यमान यानी कि मास पर निर्भर करता है। तो यहाँ दो संभावनाएं हैं। हाँ, यहाँ दो रास्ते बन जाते हैं। पहला रास्ता है कम द्रव्यमान वाले तारों के लिए, जैसे हमारा सूरज। बिल्कुल, अगर तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के बराबर या उससे कम है तो वो लाल दानव तारा सिकुड़कर एक बहुत ही घने पिंड में बदल जाता है, जिसे श्वेत वामन या व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। जी, और धीरे धीरे लाखों करोड़ों साल में जब इसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है तो ये एक काला वामन यानी ब्लैक ड्वार्फ बनकर अंतरिक्ष में खो जाता है। तो यहाँ नाभिकीय संलयन पूरी तरह बंद हो चुका होता है। हाँ, पूरी तरह से। ठीक है, ये तो हुआ पहला रास्ता। अब दूसरा रास्ता क्या है, जो ज्यादा द्रव्यमान वाले तारों के लिए है? यहाँ कहानी बहुत नाटकीय है। अगर तारे का द्रव्यमान सूर्य से बहुत ज्यादा है तो उसके केंद्र में भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक भयानक विस्फोट होता है। इसी महाविस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं, है ना? बिल्कुल, इसे सुपरनोवा कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो अत्यधिक घनत्व वाला केंद्र बचता है उसका क्या होता है? उसे न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। अच्छा। और अगर यही न्यूट्रॉन तारा बहुत तेजी से घूम रहा हो तो उसे पल्सर कहते हैं। तो ये दोनों नाम, न्यूट्रॉन तारा और पल्सर, एग्जाम के लिए नोट करने वाले हैं। बिल्कुल, और इस कहानी का अंतिम पड़ाव है ब्लैक होल। अत्यधिक द्रव्यमान वाला न्यूट्रॉन तारा अंत में ब्लैक होल बन जाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि ये प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है। मतलब प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता? नहीं, कुछ भी नहीं। चलिए अब कुछ ऐसे पॉइंट्स पर फोकस करते हैं जो सीटेट, यूपी टेट जैसे टीचिंग एग्जाम्स में सीधे पूछे जाते हैं। जैसे तारों का रंग, ये उनके तापमान और उम्र के बारे में बताता है। हाँ, ये बहुत आसान तरीका है याद रखने का। इसे ऐसे याद रखें, नीला या सफेद तारा ये युवा तारे हैं। हाँ, और इनका तापमान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और फिर पीला या नारंगी तारा? ये प्रौढ़ यानी बीच की उम्र वाले तारे हैं। हमारा सूर्य एक पीला तारा है। और अंत में लाल तारा? ये वृद्ध तारे हैं। इनका तापमान सबसे कम होता है। तो ये एक सीधा सा नियम है
नीला मतलब सबसे गर्म और लाल मतलब सबसे ठंडा। एकदम सही। एक और फैक्ट याद रखिएगा, हमारी आकाश गंगा यानी मिल्की वे में ओरियन नेब्यूला शीतल और चमकीले तारों का एक बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है जी। तो चलिए एक बार पूरे चक्र को 1 मिनट में दोहराते हैं। जरूर। तो सबसे पहले गैस का बादल यानी नेब्यूला, उससे बना आदि तारा, फिर पूर्ण तारा जो नाभि के सनलाइन से चमकता है, और जब ईंधन खत्म होने लगता है तो वो बन जाता है लाल दानव। फिर इसके बाद द्रव्यमान के आधार पर 2 रास्ते। हाँ, कम द्रव्यमान वाले तारे का क्या होगा? वो बनेगा श्वेत वामन और फिर काला वामन। और अधिक द्रव्यमान वाला? वहां होगा सुपरनोवा विस्फोट जिससे बनेगा न्यूट्रॉन तारा या पल्सर। और अंत में ब्लैक होल। बहुत बढ़िया। और रंग का क्रम है नीला यानी सबसे गर्म, फिर पीला यानी मध्यम, और फिर लाल यानी सबसे ठंडा। बिल्कुल सही। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज हमने सिर्फ विज्ञान का एक टॉपिक नहीं पढ़ा, बल्कि ब्रह्मांड की एक पूरी कहानी को समझा है। जैसे एक तारा अरबों साल तक जलकर पूरी दुनिया को रोशन करता है, वैसे ही आपको भी अपनी मेहनत की आग से सफलता का प्रकाश फैलाना है। देखिए, खगोलीय पिंड सिर्फ भूगोल या विज्ञान का एक अध्याय नहीं है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कृष्ण विवर, नक्षत्र, धूमकेतु, इन जैसे विषयों से सीधे सीधे तथ्यात्मक प्रश्न मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप बहुत आसानी से अंक हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इसे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्यमयी चीज की जिसका नाम सुनते ही मन में कई सवाल उठते हैं, कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल। ये असल में है क्या? सरल भाषा में कहूं तो कृष्ण विवर अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जिसका गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली होता है। कितना? इतना कि कोई भी चीज, यहां तक कि प्रकाश भी उससे बचकर बाहर नहीं निकल सकता। प्रकाश भी नहीं? यहाँ पर मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब प्रकाश कृष्ण विवर पर पड़ता है तो वो न तो परावर्तित होता है मतलब रिफ्लेक्ट, और ना ही अपवर्तित। बिल्कुल, न रिफ्लेक्ट होता है न रिफ्रैक्ट होता है, बल्कि उसी में समा जाता है। अच्छा। और यही कारण है कि हमें दिखाई नहीं देता, ये बस एक खाली काला स्थान लगता है। और कोई भी तारा या दूसरा आकाशीय पिंड अगर इसके बहुत पास आ जाए तो वो भी इससे बचकर नहीं निकल सकता। यानी कि ये एक तरह का ब्रह्मांडीय वैक्यूम क्लीनर है जिसकी पकड़ से कुछ भी नहीं बच सकता। परीक्षा के लिए ये गुरुत्वाकर्षण वाला पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अगला विषय छात्रों को अक्सर कंफ्यूज करता है, नक्षत्र और तारामंडल। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनमें क्या अंतर है? हाँ, और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है जिसे समझना जरूरी है। नक्षत्र यानी एस्ट्रिज्म एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को कहते हैं, मतलब एक खास पैटर्न होता है। एक पैटर्न? जी। अब यहाँ कुछ तथ्य हैं जिन पर ध्यान देना होगा। भूगोलविदों के अनुसार नक्षत्रों की कुल संख्या 27 है। 27? लेकिन भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह संख्या 28 मानी जाती है। अच्छा, एक ज्यादा। हाँ, जिसमें 28वां नक्षत्र अभिजीत है। यह तुलनात्मक तथ्य परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और नक्षत्र दिवस के बारे में भी एक तथ्य है ना? हाँ बिल्कुल, एक नक्षत्र दिवस 23 घंटे और 56 मिनट का होता है। 23 घंटे 56 मिनट? जी, ये अवधि सीधे तौर पर एक प्रश्न बन सकती है। वहीं दूसरी ओर तारामंडल मतलब कॉन्स्टेलेशन, वो अंतरिक्ष में दिखने वाले तारों के सुंदर समूहों को कहा जाता है। इनकी कुल संख्या 88 है। 88? हाँ। तो मतलब ये हुआ कि तारामंडल एक बड़ा समूह है। हाँ, एक बड़ा इलाका समझ लीजिए। और नक्षत्र उसके भीतर एक विशेष पैटर्न या आकृति है। बहुत बढ़िया, ये तो एकदम साफ हो गया। अब बात करते हैं एक ऐसे तारे की जिसका जिक्र हम बचपन से सुनते आए हैं, ध्रुव तारा। इसकी क्या खासियत है? ध्रुव तारा इसलिए खास है क्योंकि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव मतलब नॉर्थ पोल के ठीक ऊपर स्थित है। ठीक ऊपर? हाँ बिल्कुल। और इसी वजह से यह हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर दिखाई देता है। यह एक और आकर्षक बात यह है कि यह ग्रेट बियर यानी अर्सा मेजर तारामंडल का हिस्सा है। अच्छा। और इसके पास ही प्रसिद्ध सप्तऋषि तारामंडल भी दिखाई देता है। परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल आता है कि ध्रुव तारा किस तारामंडल का हिस्सा है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। चलिए अब हमारे अंतिम खगोलीय पिंड पर आते हैं, धूमकेतु, जिसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। इसकी बनावट कैसी होती है और इसकी पूंछ का क्या रहस्य है? तो धूमकेतु जो है वो मुख्य रूप से गैस, बर्फ और धूल के कणों से बना होता है।
आप इसे एक गंदा बर्फीला गोला कह सकते हैं। गंदा बर्फीला गोला। हाँ, और ये सूर्य के चारों ओर एक परवलयाकार मतलब इलिप्टिकल पथ पर चक्कर लगाता है। मतलब गोल नहीं बल्कि लंबा अंडाकार रास्ता। बिल्कुल। और जब यह घूमते घूमते सूर्य के नजदीक पहुंचता है तो सूर्य की गर्मी से इसकी बर्फ और गैसें वो पिघलकर फव्वारे की तरह निकलने लगती हैं। ओह। और यही जलते हुए फव्वारे हमें एक पूंछ के रूप में दिखाई देते हैं। और इस पूंछ की दिशा के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, सही कहा ना? बिल्कुल। और यह एक महत्वपूर्ण सवाल भी बनाता है। यह पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है, न कि धूमकेतु के पीछे। एक मिनट, हमेशा सूर्य से उल्टी दिशा में, ये कैसे होता है? यह होता है सौर हवाओं के दबाव के कारण, सोलर विंड्स। सूरज से लगातार जो कण निकलते हैं वो इस गैस और धूल को धकेलते हैं। अच्छा, तो पूंछ धूमकेतु का पीछा नहीं करती बल्कि सूरज से दूर भागती है। एकदम सही। अब देखिए, धूमकेतु के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला है नाभि यानी न्यूक्लियस। ये धूमकेतु का मुख्य और स्थायी भाग है, मतलब वो बर्फीला गोला। दूसरा है कोमा। ये मध्य भाग है जिसमें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें होती हैं। और तीसरा पूंछ यानी टेल। ये गैसों के फव्वारे वाला हिस्सा है जो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। बहुत अच्छे से समझ आया। आज हम ब्रह्मांड के उन अनसुने पहलुओं पर बात करेंगे जो अक्सर आप जानते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज का हमारा विषय है क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स और उल्कापिंड, मिटियोराइट्स। ये सिर्फ अंतरिक्ष के पत्थर नहीं है, बल्कि हमारे सौर मंडल के निर्माण के जो रहस्य है ना, वो भी इन्हीं में छिपे हैं। बिल्कुल सही कहा। आज की चर्चा का उद्देश्य ही यही है कि इन जटिल खगोलीय पिंडों को सरल भाषा में समझा जाए, ताकि परीक्षा में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल छूटे नहीं। हम जानेंगे कि ये क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं और पृथ्वी पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इस ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्षुद्र ग्रह आखिर हैं क्या, मतलब ये आते कहाँ से हैं? देखिए, ये छोटे छोटे खगोलीय पिंड हैं जो एक बहुत बड़ी पेटी या कह लें कि बेल्ट के रूप में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है इनकी स्थिति। जी हाँ, ध्यान दीजिए, यह पेटी मंगल यानी मार्स और बृहस्पति, जुपिटर, इन ग्रहों की कक्षाओं के ठीक बीच में स्थित है। ये सवाल तो परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि क्षुद्र ग्रह पेटी किन 2 ग्रहों के बीच पाई जाती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और इनकी संख्या भी तो काफी ज्यादा बताई जाती है, लगभग 40,000। हाँ, 40,000। और ये सिर्फ अंतरिक्ष में ऐसे ही घूम नहीं रहे हैं, कभी कभी ये पृथ्वी से टकरा भी जाते हैं। और जब ऐसा होता होगा तो इसका प्रभाव तो बहुत विनाशकारी होता होगा। बहुत ज्यादा। टकराव से पृथ्वी पर एक विशाल गड्ढा, जिसे हम गर्त या क्रेटर कहते हैं, वो बन जाता है। अच्छा। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तो हमारे देश में ही है, महाराष्ट्र की लोनार झील। अरे हाँ, लोनार झील। वो एक उल्कापिंड के टकराने से ही बनी है, और यह तथ्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए अब कुछ खास क्षुद्र ग्रहों की बात करते हैं जिनके नाम अक्सर पूछे जाते हैं। पहला है सेरेस। सिरिस। इसके बारे में 2 बातें याद रखनी हैं। पहली, ये सबसे चमकीला क्षुद्र ग्रह है। सबसे चमकीला। और दूसरी, इसकी खोज पियाजी ने की थी। इसका आकार भी बहुत बड़ा है, इतना कि इसका व्यास बुध ग्रह का लगभग 5वां हिस्सा है। अच्छा। और दूसरा नाम है फोरवेस्टा। फोरवेस्टा। इसकी खासियत तो और भी अनोखी है। जी हाँ, फोरवेस्टा एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम पृथ्वी से नग्न आंखों से देख सकते हैं, बिना किसी टेलीस्कोप के। ये कैसे मुमकिन है? हाँ बिल्कुल, ये एक असाधारण तथ्य है और सीधा सीधा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो हो गई क्षुद्र ग्रहों की बात। अब आते हैं उल्काओं पर, जिन्हें हम आम भाषा में टूटता तारा कहते हैं। स्रोत बताते हैं कि ये अंतरिक्ष में तेजी से घूमते हुए धूल और गैस के पिंड हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बेल्ट का जिक्र आता है, कुइपर बेल्ट। एक और बेल्ट? हाँ, यह वरुण यानी नेपच्यून ग्रह के पार स्थित उल्काओं का एक समूह है। तो हमारे पास अब 2 बेल्ट हो गई। एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल बृहस्पति के बीच है, और दूसरी क्यूपर बेल्ट जो वरुण के पार है। बिल्कुल। इन दोनों के बीच का अंतर एकदम स्पष्ट होना चाहिए। अक्सर छात्र इन 3 शब्दों में बहुत भ्रमित हो जाते हैं, उल्का, उल्काश्म और उल्कापिंड। हाँ, ये कंफ्यूजन होता है। चलिए इसे आसान बनाते हैं।
जब कोई उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो घर्षण के कारण मतलब फ्रिक्शन के कारण वो जलने लगती है। अच्छा, अगर वो पूरी तरह जलकर हवा में ही खत्म हो जाए तो उसे उल्काश्म कहते हैं। मतलब जो हमें आसमान में एक जलती लकीर की तरह दिखता है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसका कोई ठोस हिस्सा जलने से बचकर पृथ्वी की सतह पर आ गिरता है तो उस गिरे हुए पिंड को उल्का पिंड या मीटियोराइट कहा जाता है। लोनार झील का निर्माण इसी उल्का पिंड से हुआ था। तो इसका मतलब टूटता तारा या शूटिंग स्टार असल में कोई तारा नहीं बल्कि एक जलती हुई उल्का है। एकदम से। और जब पृथ्वी किसी धूमकेतु यानी कॉमेट द्वारा छोड़े गए मलबे के रास्ते से गुजरती है तो हमें एक साथ बहुत सारी उल्काएं जलती हुई दिखाई देती हैं। हाँ, और इसी घटना को उल्का बौछार कहते हैं। वाह, हमारे स्रोत में कुछ और भी दिलचस्प बिंदु है जो सामान्य ज्ञान के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि इवेंट होराइजन। इवेंट होराइजन ये ब्लैक होल से जुड़ा एक बहुत ही आकर्षक सिद्धांत है। ब्लैक होल से? हाँ, इवेंट होराइजन ब्लैक होल के चारों ओर की वो सीमा है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश भी उससे बचकर बाहर नहीं निकल सकता। मतलब प्रकाश भी नहीं? जी, प्रकाश भी नहीं। एक बार कोई चीज इस सीमा को पार कर ले तो उसका वापस आना असंभव है। आकाश के सबसे बड़े तारामंडल का भी जिक्र है। हाँ, आकाश का सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा। ये तथ्य तो सीधा याद रखने वाला है। और अंत में सप्तऋषि तारामंडल, जिसे हम सब जानते हैं। हाँ, सप्तऋषि, इसे अंग्रेजी में ग्रेट बेयर या बिग डिपर भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल भी तो किसी खास काम के लिए होता था। बिल्कुल, प्राचीन काल से ही इसका उपयोग रात में उत्तर दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता रहा है। अच्छा, ध्रुव तारे को ढूंढने के लिए? एकदम सही। ये खगोल विज्ञान के व्यावहारिक उपयोग का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। बहुत खूब। तो इसी जोश और स्पष्टता के साथ अपनी तैयारी में लगे रहिए। याद रखिए, कॉन्सेप्ट्स को रटना नहीं, उनकी कहानी को समझना है। यही आपकी सफलता की कुंजी है। एग्जाम प्लस की पूरी टीम की ओर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं। मिलते हैं अगली बार एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक की गहरी पड़ताल के साथ।